चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का विशेष संविधान है और टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्यों? यहाँ से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में जितने भी हमारे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कम से कम एक, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन यहाँ से क्लास से बनते हैं आपसे। ठीक है, तो आइए जानते हैं नीति निर्देशक तत्व है क्या। मौलिक अधिकार हमने कंप्लीट कर लिए 5 पार्ट में। आपको मौलिक अधिकारों की क्लास मिल चुकी होगी, आप उसे कंप्लीट कर ले 5 पार्ट को। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व की जो हमारी क्लास है वो आपको एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये हम देखेंगे अभी 36 में क्या है, 37 में क्या है, 51 तक ही देखेंगे। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आप याद रखना। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य सरकार को प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्य की जो सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, उसे प्रदान किए गए हैं और उसी सरकार के ऊपर निर्भर है, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है नीति निर्देशक तत्वों के मामले में कि उन्हें लागू करे या न करे। अगर वो ये चाहती है कि लोगों का, मेरे राज्य में अधिक से अधिक कल्याण हो, सुख हो, वृद्धि हो, आर्थिक और सामाजिक विकास हो, तो उन्हें लागू कर सकती है। अन्यथा इन्हें हम न्यायालय द्वारा लागू नहीं करा सकते या न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, यहां तक के पॉइंट याद है, क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर हो जाता है नीति निर्देशक तत्वों का जो मामला है कि वो उन्हें लागू करे या न करे। हमारा कोई भी आम नागरिक का इसमें जबरदस्ती या कोई भी इस तरह की वो नहीं है। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये लागू करने के लिए ही कि हम इन्हें लागू नहीं करा सकते, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। तो एक हमारे संविधान नेता थे केटी शाह, उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है एक ऐसी चेक की भांति है जिसे बैंक की दया पर छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे ही हम चेक लेके जाते हैं बैंक में और हम पेटी में डाल के आ जाते हैं या बैंक में सबमिट करके आ जाते हैं, तो बैंक के ऊपर निर्भर करता है वो बैंक उसे कैश 1 दिन में करे, 2 दिन में करे, 4 दिन में करे। तो इनकी तुलना केटी शाह ने ऐसे की थी कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इन्हें लागू कर सकती है, अन्यथा नहीं चाहती है तो ये इन्हें लागू नहीं कर सकती। आम नागरिक इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ना इन्हें चुनौती दे सकता, ना कोई का जबरदस्ती कर सकता है कि हमारे अधिकार है। ठीक है, इसके बाद इनके पीछे जो नीति निर्देशक तत्व है, इनके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है। वो कैसी होती है वो आपने देखा कि सरकारें चाहे तो लागू करे या न करे। ठीक है, तो आइए यही देखना है आज हमें किसमें क्या है। विषय है भारतीय संविधान। ठीक है, टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, आप याद रखना। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है? 4 में। आर्टिकल में 36 से 51 तक। कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ये राज्य सरकार के को प्रदान किए गए हैं, याद रखना। अभी मैंने बताया राज्य सरकार को कैसे प्रदान किए गए। अगर वो चाहे तो वेलफेयर अपने राज्य में बेहतर करना तो वो उन्हें लागू करे या ना करे। ठीक है, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है, चाहे लागू करे या ना करे। इन्हें न्यायालय में जाकर लागू नहीं कराया जा सकता या चुनौती नहीं दी जा सकती। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, अवधारणा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। मतलब अगर राज्य सरकार ये चाहती है कि लोगों का अधिक से अधिक सुख हो, कल्याण हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, पर्यावरण बेहतर हो, रोजगार बढ़े, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि राज्य की कल्याणकारी धारणा और कल्याण से संबंधित संकल्पना और अन्य बातें जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ठीक है, इसके बाद है नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जान लीजिएगा।
सामाजिक व आर्थिक विकास व प्रजातंत्र की स्थापना करना। क्लियर है? इन्हें संविधान में शामिल करने का उद्देश्य यह था सामाजिक और आर्थिक विकास हो जाए और प्रजातंत्र की स्थापना हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, केटी शाह ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी चेक की भांति है जिसे बैंक की दया पर छोड़ दिया जाता है। समझिए, क्योंकि ये भी राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि उन्हें लागू करे या ना करे। जिस तरह बैंक चेक के मामले में करता है, उसे 1 घंटे में चेक कैश करे, 2 में करे, 2 दिन में करे, 4 दिन में करे, अकाउंट में तब पैसा आता है, अन्यथा नहीं आता। ठीक है। इनके पीछे नीति निर्देशक तत्व, इनके पीछे राजनीतिक मान्यता है। आपने देखा अभी, समाज की भलाई के लिए अगर लागू हो जाए तो समाज का विकास होगा, बेहतर शिक्षा प्राप्त होगी, रोजगार बढ़ेंगे और आपकी कल्याणकारी वृद्धि होगी, योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी और आपका पर्यावरण को बचाया जाएगा और पशुपालन की रक्षा की जाएगी। ठीक है। ये सब चीजें कल्याण की लिए है। यह सरकार के अधिकारों में वृद्धि करती है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार लागू करेगी तो सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, उसे डिपार्टमेंट भी चाहेगा, उसे लोग भी चाहेंगे, देखरेख भी चाहेगी, पैसा भी चाहेगा। ठीक है। यह सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इन्हें न्यायालय में चुनौती या लागू नहीं करा सकते। तो ये थे नीति निर्देशक तत्व की जो थीम है। इसके बाद आइए देखते हैं आर्टिकल 36 से 51 में क्या है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात करेगा और लोगों को सामाजिक न्याय, याद रखना, राज्य लोगों की कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, ताकि लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो, अधिक से अधिक फायदा पहुंचे, अधिक से अधिक उन्हें सुविधा मिले, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात करेगा, इस पे कार्य करेगा, ये कहा गया है। ठीक है। ये निर्देश है, आदेश नहीं है। ठीक है। याद रखना, निर्देश मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, आदेश बाध्यकारी होता है। ठीक है। अनुच्छेद 39 क, इसमें समान न्याय की बात करी गई है। याद रखना, का क्वेश्चन आया, समान न्याय की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 39 क। निःशुल्क विधिक सहायता की बात करी गई है। विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता, और एक समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करी गई है। किसमें? निःशुल्क विधिक सहायता के बाद आर्टिकल 39 क। इसके बाद दूसरा है इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात। तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात। किस आर्टिकल में? 39 क। इसके बाद 39 ख देख लेते हैं। इसमें सार्वजनिक मतलब सरकारी, 39 ख में सार्वजनिक सरकारी धन का स्वामित्व वे नियंत्रण की बात करी गई है। मतलब जो सार्वजनिक धन है, जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे सरकारी शौचालय होता है, तो उसमें उसके नियंत्रण की बात करी गई है और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग हो, उसकी बात करी गई है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व नियंत्रण की बात किस आर्टिकल में? 39 ख। और सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग हो, इसकी बात 39 ख। इसके बाद 39 ग देख लेते हैं। इसमें धन के समान वितरण की बात करी गई है। क्वेश्चन आता है समान धन के वितरण की बात किस आर्टिकल में है? 39 ग। ठीक है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करी गई है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 40। और ग्राम पंचायतों की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूची दी गई है, संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची। तो ये राज्य सूची का विषय है। इस पर पूर्ण रूप से ही राज्य सरकार कानून बनाएगी और राज्य सरकार ही लागू करेगी। तो याद रखना, राज्य करती है। ठीक है। आर्टिकल 41 क्या कहता है?
ये कहता है कुछ दशाओं में काम, कुछ मतलब जैसे मनरेगा वगैरह है, कुछ दशाओं में काम, कॉमा शिक्षा, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात करी गई है, शिक्षा, और लोक सहायता पाने का प्रत्येक नागरिक का अधिकार होगा। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। आर्टिकल 41 क्लियर। आर्टिकल 42 कहता है काम की न्याय संगत की बात करी गई है। दूसरा, मानवोचित दशाओं का और प्रसूति सहायता पाने का उपबंध। आपने देखा होगा सरकारी डिपार्टमेंट में जो महिलाएं होती है, प्रसूति सहायता का मतलब यहाँ ये है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा होने का समय होता है, डिलीवरी का समय होता है, तो उन्हें छुट्टी भी प्रदान की जाती है, मातृत्व अवकाश भी दिया जाता है और उनकी पूरी सैलरी भी दी जाती है। तो इस बात को आर्टिकल 42 कहता है। इसमें काम की न्याय संगत की बात करी गई है, मानवोचित दशाओं की बात करी गई है और प्रसूति सहायता पाने का अधिकार, मातृत्व अवकाश की बात करी गई है आर्टिकल 42 में। क्लियर। अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए, कर्मकार कौन होता है? जो मजदूर लोग हैं, कर्मकार उन्हें कहते हैं जो मजदूरी करते हैं, जो कोई उद्योगों में काम करता है, कोई कहीं करता है, कोई कहीं करता है, तो उनके लिए निर्वाचन, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मतलब उन्हें चुनने का अधिकार किस क्षेत्र में किसे लगाना है, ठीक है, किस क्षेत्र के योग्य कौन है। मजदूरी और कुटीर उद्योगों में प्रोत्साहन की बात करी गई है ताकि उन्हें मजदूरी भी दी जाए बेहतर तरीके से, और जो छोटे छोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग, उनमें उन्हें लगाया जाए ताकि बेरोजगारी कम हो और लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले और विकास ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। इसके बाद है आर्टिकल 44। देखिए आर्टिकल 44 है हमारा, इसमें क्या बात करी गई है नीति निर्देशक का? तो आर्टिकल 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करी गई है। किसमें? आर्टिकल 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान कानून की बात करी गई है। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें 6 से 14 वर्ष के जो आयु बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने की बात करी गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को याद रखना। किस नीति निर्देशक तत्व में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करी गई है? 45। ठीक है। नेक्स्ट है 46, एससी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा व धन जैसे स्कॉलरशिप की बात करेंगे। तो आर्टिकल 46 ये कहता है अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य कमजोर वर्ग है जो अर्थ संबंधी कमजोर है, उनके लिए उन्हें शिक्षा भी दी जाएगी और उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी और उन्हें स्कॉलरशिप जैसा प्रोग्राम चला के उन्हें धन से संबंधित समस्या भी उनकी दूर करी जाएगी। इस बात को कहता है 46 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। इसके बाद हमारा 47, अनुच्छेद 47 क्या कहता है? ये कहता है पोषाहार स्तर। पोषाहार स्तर का मतलब क्या है? बेहतर खाने पीने की सुविधा। ठीक, ये लिखा हुआ बेहतर खाने पीने की सुविधा। जीवन स्तर, जीवन स्तर का मतलब क्या है कि जीवन स्तर में वृद्धि। जैसे अभी आयु जो है 50, 60, 70, 80 से ऊपर नहीं जा रही किसी की भी, अगर 70 है फिलहाल जीवन स्तर की वृद्धि, तो उसमें बढ़ोतरी करना, ऐसे सुख सुविधा लाना, ऐसे बेहतर व्यवस्था करना ताकि लोगों का बेहतर जीवन हो और उनकी जीवन आशा जो मृत्यु दर है जीवन की वो बढ़ोतरी हो जाए उसमें। ठीक है। और बेहतर लोक स्वास्थ्य की बात करी गई है। ठीक है। जैसे अब पूरे भारत में आप देख रहे होंगे ये कार्ड चलाया जा रहा है, स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड। तो इस तरह की
उत्तराखंड में भी चलाया गया था, उत्तराखंड मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड योजना। तो ये इस तरह की बेहतर स्वास्थ्य बनाने पर बल दिया गया है आर्टिकल 47, ताकि उस राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, उनका बेहतर जीवन हो और उन्हें बेहतर खाने पीने की सुख सुविधा प्राप्त हो सके। ठीक है। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 ये कहता है इसमें पशुपालन व कृषि को आधुनिक वैज्ञानिकता पर लाने की बात करी गई है। पशुपालन व कृषि को आधुनिक वैज्ञानिकता पर लाने की बात करी गई है। किस आर्टिकल में? यह आर्टिकल है आपका 48। इतना भी क्वेश्चन दे देता है कृषि और पशुपालन की बात किस आर्टिकल में की गई, या ये कृषि और पशुपालन की बात क्या है? मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49। इसमें राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि, स्थान या वस्तुओं का संरक्षण मतलब बचाव की बात करेगी। आप इतना याद रखना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों को बचाने की जो या संरक्षण की बात करी गई है वो किस आर्टिकल में करी गई है? वो आपका 49 आर्टिकल में करी गई है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग मतलब पृथक की गई है, ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी विवाद ना हो, और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखने की जो बात करी गई है अनुच्छेद 50 में करी गई है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 51 क्या कहता है? इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की बात करी गई है, शांति और सुरक्षा की बात करी गई है। इंटरनेशनल जो कानून है उसके तहत उसका कोई भी उल्लंघन ना हो, उसे बचाने की भी बात इसी में करी गई है। आप याद रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात जो करी गई है आर्टिकल या नीति निर्देशक तत्व 51 में करी गई है। क्लियर है यहां तक के? इन्हीं के बारे में आपको मैंने केटी शाह का तो थॉट बता दिया था। उन्होंने कहा था, केटी शाह ने पीछे बता दिया था मैं भी, कि एक ऐसे चेक की भांति है जिन्हें बैंक की दया पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो इसलिए कहा है उन्होंने कि आपने सब कुछ देख लिया कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है, राज्य सरकार को दिए गए हैं संविधान में, किसी भी नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं है, ना ये न्यायालय में जाके लागू हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है, वो इन्हें लागू करे या ना करे। उनकी तुलना इन्होंने केटी शाह ने एक चेक से की है। इसी तरीके से टीटी कृष्णाचार्य ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर कहा है। मतलब ये कहा है कि भावनात्मक रूप से तो व्यक्ति समझता है ये मेरा अधिकार है और फीलिंग करता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन है कुछ नहीं, कूड़ा है, कूड़ेदान है। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार इन्हें लागू करने से बचती है। ठीक है, तो इसीलिए किसने कहा है भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर, नीति निर्देशक तत्वों को टीटी कृष्णाचार्य, और केसी वेड ने कहा है, ये भी संविधान में लिखता है वो भी, और वो भी जो आपके होते हैं केटी शाह, केसी वेड ने इन्हें मतलब नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य व आकांक्षा मतलब उम्मीदों का घोषणा पत्र कहा है। याद रखना, संविधानविद केसी वेड कहते हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये लक्ष्य और आकांक्षा होती है उम्मीदों का एक घोषणा पत्र है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए ये थे आज के हमारे नीति निर्देशक तत्व। जो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है नीति निर्देशक तत्वों पर। जो भी क्वेश्चन हमारे संविधान नीति निर्देशक तत्वों से, भारतीय संविधान यूनिट से बनते थे वो भी आपकी इसी क्लास में है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं संविधान में वो भी इसी क्लास में, और जो बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में वो भी इसी क्लास में हमने आपको समझा दिया गया है।
इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है। आप अगर इतनी मेहनत करके इसे पढ़ लें, 2 से 3 बार क्लास को सुन लें, और अगर आप चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, बाय हैंड नोट्स बना के आप इसे कंप्लीट क्लास कर सकते हो। क्योंकि हमारी क्लास स्टेप बाय स्टेप चल रही है, टॉपिक बाय टॉपिक चल रही है, कोई भी संशय नहीं है क्लासों में, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको क्लास प्रदान कर रहे हैं हम लोग। और आगे भी ये उम्मीद है कि इसी रिदम के साथ और स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लास हम डे बाय डे देंगे और हमारी पूरी टीम मिलके देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़े, आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कौन से कुछ पैसे थोड़ा ही लगते हैं सब्सक्राइब के, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी आप जोड़ने का प्रयास करिएगा, ताकि वो लोग भी कम समय में और एक बेहतर फैकल्टी के और एक बेहतर टीम के शिक्षा प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।